जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। इसके पूर्व हम सब ने बैताल पचीसी की पहली कहानी को सुन लिया था। आइए अब दूसरी कहानी को सुनते हैं। हमने देखा था कि जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर दिया था बैताल से, ठीक उत्तर सुनते ही बैताल जाकर पेड़ पे लटक गया, क्योंकि उसका शर्त था कि जैसे ही विक्रम कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलेंगे या फिर कुछ बोलेंगे तो वो बैताल फिर से पेड़ पे जाके लटक जाएगा। हुआ भी यूं ही। विक्रम ने इधर अपना पहले प्रश्न थे उसका उत्तर दिया और बैताल फिर जाकर पेड़ पे लटक गया। विक्रम फिर पीछे पीछे गए और उसे फिर पेड़ पे चढ़े, उसे उतारे, फिर बैताल नीचे आया और पुनः उसे अपने कंधे पर उठा, फिर चल दिए। रास्ते में चलते हुए फिर बैताल ने बोला, मैं और तुम हम दोनों ही चल रहे हैं, इतना बड़ा रास्ता है, चुपचाप कैसे चलेंगे? तुम तो बोलोगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ही एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बैताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी इस प्रकार थी। बीरवर नाम का एक वीरवर नाम का एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त बंदा रहता था। वो शरीर से हट्टा कट्ठा गठीला था, बुद्धि से भी बहुत ही तीव्र था। वह अपना व्यायाम प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसकी पत्नी आती है और कहती है कि जो भी हमारे पूर्वज ने अब तक जुटा रखे थे वो सब तुमने अपने शरीर बनाने में ही खर्च कर दिए। आखिर हमारी आगे आने वाली पुस्तें क्या खाएंगी? आगे हम क्या खाएंगे? तब बीरबल कहता है, ये शरीर यूं ही थोड़ी ना बनाई है, ये शरीर हमने राजा की रक्षा के लिए बनाई है। मैं जाऊंगा और राजा की रक्षा करूंगा, राजा का अंग रक्षक बनूंगा। तो उसके बाद से उसकी पत्नी कहती है, तो जाइए ना, इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? बीरबल, जाएंगे तभी तो होगा। बीरबल उनकी बातों से सहमत हुआ और बोला कि हाँ, अब चलना चाहिए। फिर वो राजा के पास जाता है। वो जो राजा थे उस क्षेत्र के, वो बहुत ही योग्य राजा थे। अपनी जनता का पूरा ही सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत को देखते थे। उस वक्त वो अपने कार्य में ही व्यस्त थे। बीरबल वहां पहुंचा। उसने बीरबल से, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने बीरबल से कहा कि आप बैठिए कुछ देर, राजा जब खाली हो जाएंगे तब आपसे मिल लेंगे। बीरबल बैठे। जब राजा खाली हुए तब बीरबल को बुलाया मिलने के लिए। तब उसने बीरबल से पूछा कि क्या बात है, कहो। बीरबल ने कहा कि मैं आपका अंग रक्षक बनने के योग्य हूँ और बनना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कोई एक ये बताओ जिससे मैं मानूं कि हाँ तुम मेरे अंग रक्षक बन सकते हो। उसने जो भी अपनी पद्धति थी उसे बताया कि ऐसे ऐसे मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। राजा मान गए। फिर बोले, वेतन क्या लोगे? उन्होंने बोला कि 9 तोले सोने। बोले 9 तोले सोने लोगे? आखिर मैं तुम्हें इतना वेतन क्यों दूं? फिर उसने, बीरबल बुद्धिमान भी था, कहा कि आप इतने बड़े राजा हैं, आप इतने बड़े क्षेत्र के राजा हैं, जनता के लिए वात्सल हैं, आपके ऐसे में अगर आपका जो अंग रक्षक हो वो 9 तोले से कम सोने ले, ये तो आपके आदर में कमी आएगी। राजा उसके उत्तर से भी प्रसन्न हुए। उसके बाद राजा ने परीक्षा ली और समय बीतता गया। एक दिन की बात है, रात का समय था। वो जो बीरबल था अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा राजा की सेवा में लगा रहता था। उस रात में भी वो जगह जगह राजा के लिए पहरा दे रहा था। तब तक एक औरत की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। राजा जग गया। बीरबल भी उसे सुनने लगा, आने लगा कि आवाज किधर से आ रही। तब तक राजा भी जग गया। दोनों खिड़की की तरफ से देखे तो देखे कि एक महिला रो रही है। राजा ने आदेश दिया कि जाओ देखो कि आखिर वो महिला क्यों रो रही है। बीरबल चूंकि राजा ने आज्ञा दिया था तो आज्ञा नहीं टालता। बीरबल चला गया। उसके पीछे पीछे राजा भी चले गए देखने के लिए कि ये कार्य कैसा कर रहा है। बीरबल वहां पे गया और वहां पे एक कन्या थी जो रो रही थी। उन्होंने उनके रोने का कारण पूछा। बीरबल ने कन्या से रोने का कारण पूछा।
कन्या ने कहा कि मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ और एक काल है जो राजा और उसके परिवार को हरने वाला है। वो बहुत दिनों से भूखा है और अब राजा और उनके परिवार को मार देगा। इससे तो इस पूरे राजपाट का तहस नहस हो जाएगा। इतने ही सुनते ही बीरबल दम उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आ गई, अपनी स्वामी भक्ति होने की भावना एकदम अपर सीमा तक आ गई और वो एक राष्ट्र प्रेमी था भी। उसने कहा कि अगर राजा और उनके परिवार का काल मार देगा तो फिर इस राज्य को कौन चलाएगा, और ऐसे में तो सारा राजपाट ही नष्ट हो जाएगा, हमारा सारा राष्ट्र ही समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कि इसके लिए बचने का कोई तो उपाय होगा। तब जो राजलक्ष्मी थी उन्होंने कहा उपाय है, अगर राजा और उनके परिवार की जगह कोई दूसरा काल के मुंह में चला जाए, उनकी भूख को मिटा दे तो हो जाएगा। बीरबल वहीं से वापस लौट गया और अपने परिवार खुद भी गया और अपने परिवार को लेकर काल के पास चला गया कि आप मुझे ले लीजिए। इधर राजा छुप के खड़े सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर बीरबल मेरा सैनिक है, मेरी एक तरह से प्रजा है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। वो मेरे बदले अपनी और अपने परिवार की बलि चढ़ाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। जो राजलक्ष्मी थी उन्होंने रोका कि वो तुच्छ प्राणी के लिए तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो, वो मर जाएगा, तुम 100 वर्षों तक रहोगे, तुम्हारा राज इतना समृद्ध होगा, मत जाओ। उन्होंने रोका कि तुम काल के मुंह में मत जाओ, लेकिन राजा जल्दी ही वहां से निकल पड़े क्योंकि वो बहुत अच्छे शासक थे। वो अपनी प्रजा को दुखी में नहीं देखना चाहते थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपने प्राणों के बदले अपनी प्रजा की आहुति नहीं दे सकता। तब तक उधर जो बीरबल था उसके परिवार काल के मुंह में जा चुके थे। पीछे से जो राजा थे वो भी वहां पे आ गए, काल के गुफा में पहुंच गए। काल ने जब देखा तो बोला कि अब क्यों यहाँ आए हो, तुम्हारे बदले तो बीरबल उसके परिवार को खा के मैंने अपनी भूख मिटा ली, अब जाओ 100 वर्षों तक राज करो। तब राजा ने कहा कि अपनी प्रजा की आहुति के बदले मुझे 100 क्या 1 पल का भी राज नहीं चाहिए, तुम उसे छोड़ दो और लो मुझे ग्रहण करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और ऐसे करके राजा काल के मुंह में जा घुसे। बैताल ने इतनी कहानी सुनाई, तब विक्रम से कहा कि विक्रम अब बताओ तुम, इन दोनों में किसका बलिदान बढ़ा, राजा का या फिर बीरबल का। विक्रम चुप थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं बोलूंगा तो फिर ये चला जाएगा। तब तक बैताल ने पुनः याद दिलाई कि अगर तुम नहीं बोलोगे और तुम्हारे मन में उत्तर आ रहा है तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारा सर फट जाएगा। तब विक्रम जो राजा थे उनके अंदर जो उत्तर आए थे उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों में राजा का बलिदान बढ़ा, क्योंकि बीरबल उनका अंग रक्षक था, इसलिए उसका तो ये कर्तव्य है कि वो राजा पे जो भी विपत्ति आ रही है उसके पहले ले। लेकिन राजा का बलिदान इस सब में बढ़ा है क्योंकि वो अपनी इतनी बड़ी राजपाट को छोड़कर एक प्रजा के लिए वो अपना प्राण त्याग देने के लिए भी उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं, उसे अपने राजपाट का कोई लोभ नहीं, इसलिए राजा का बलिदान बढ़ा है। तब बैताल ने कहा कि हाँ, उत्तर तो तुमने सही किया, अब तुमने बोल दिया मैं जाता हूँ। उसके बाद से कहा विक्रम ने नहीं अपनी कहानी पूरा करो कि आखिर अंत में हुआ क्या। तब बैताल ने कहा कि ये सब तो राजलक्ष्मी ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए एक व्यूह रचाया था जिसमें वो दोनों उत्तीर्ण हुए और वो राज फिर फूलने लगा। इस तरह से बैताल, जैसे ही विक्रम बोल दिए थे, बैताल पुनः जाकर लटक गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक राष्ट्र के राजा और प्रजा दोनों को अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए। राजा को भी चाहिए कि वो अपनी जनता के प्रति वफादार हो और प्रजा को भी चाहिए कि वो अपने राष्ट्र और अपने राजा के प्रति वफादार हो। और आज हमारे भारतीय लोकतंत्र में जिसके जो राजा है वो भारतीय द्वारा चुने ही गए हैं, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम शासक वर्ग ऐसे हैं जो अपने राष्ट्र और प्रजा के प्रति वफादार हैं, और जनता में भी बहुत कम ही जनता है जो अपने राष्ट्र और राजा के लिए वफादार है। ऐसे में चाहिए कि दोनों वफादार हो ताकि राष्ट्र का समुचित विकास हो सके, समावेशी विकास हो सके, सतत विकास हो सके। जय हिंद।